ओके। अभी स्क्रीन दिख रही है आप लोग? हेलो। अच्छा, ओके। सो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने स्टडी किया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और उनके राइट को लेकर के। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ को लेकर के, जो कि इंडिया में आपके एक्ट हैं। वो कौन कौन से लॉ हैं जिसके अकॉर्डिंग इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी होती है उनको राइट दिया जाता है। और बाकी जितनी भी कैटेगरीज कल के क्लास में हम लोगों ने डील किया था यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और राइट को लेकर के, तो उनके लिए क्या क्या लॉज बने हुए हैं आपकी इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, उसके बारे में आज की क्लास पूरी होगी। सो आज ये आईपीआर और वीपो का वाला जो टॉपिक है आपका यूनिट का, वो पूरा फिनिश हो जाएगा। आज की इस क्लास को ख़त्म कर लेने के बाद आपके पास आईपीआर मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और उसके जो कैटेगरीज थे उन सब के बारे में आपको आइडिया हो जाएगा। तो आज की बाद ये क्लास आपकी फिनिश हो जाएगी। सो यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है आपको, दैट इज़ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ इन इंडिया, क्या है वो बताता है आपको कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑफ ऑफर्ड बाई वेरियस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ इन इंडिया। जितने भी आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स दिए गए हैं, उन सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ पे राइट को क्लेम करने के लिए, मीन्स उनको राइट लेने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लॉज बने हुए हैं, जिनके थ्रू ये काम किया जाता है। मतलब ये जो लॉ होते हैं यही राइट देते हैं उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को। दीज लॉज इंक्लूड, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लॉ में कौन कौन सा आता है। तो ट्रेडमार्क एक्ट है, कॉपीराइट एक्ट है, डिज़ाइन एक्ट है, पेटेंट एक्ट है, each providing legal protections and remedies to the owner of a trademark, copyright, industrial design, patent, respectively, against any potential misuse, theft or infringement. सो बेसिकली ये जो लॉ हैं आपको यहाँ पे जो लिखे गए हैं, दैट इज द ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिज़ाइन एक्ट, पेटेंट एक्सेट्रा, ये सारे एक ऐसे लीगल प्रोटेक्शन देते हैं आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को, उस ऑनर को जिसका वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको एक राइट देता है, एक प्रोटेक्शन देता है, जो कि जिसकी वजह से उसका कोई मिसयूज़ नहीं कर सकता है, उसे कहीं कोई थ्रेट नहीं पहुंचा सकता है, उसका कोई हार्म नहीं कर सकता है। तो ये सारे लॉज मिल करके ऐसे राइट देते हैं कि उस राइट के की वजह से आपके उस प्रॉपर्टी का कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा। तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन कौन से ऐसे लॉज हैं जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज की कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं। तो यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पे दिया गया कि ट्रेडमार्क राइट है, एक्ट है, कॉपीराइट एक्ट है, डिज़ाइन एक्ट है, पेटेंट एक्ट है। तो इनको वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसका क्या क्या फीचर है और किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे अरेंज की गई हैं। तो ट्रेडमार्क एक्ट, द ट्रेडमार्क एक्ट इज़ अ लॉ दैट रेगुलेट द रजिस्ट्रेशन लीगल प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रेडमार्क इन इंडिया। ये एक ऐसा लॉ है जो कि कोई भी ट्रेडमार्क को रजिस्ट्रेशन से लेकर के, मतलब रजिस्ट्रेशन कराने से लेकर के उसके प्रोटेक्शंस को लेके राइट को देने तक के लिए क्या करता है, ये काम करता है। तो ये एक्ट ऐसा है जिस एक्ट के थ्रू किसी भी मटेरियल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसका कि आप ऑनर हैं और आप कॉपीराइट मतलब कराना चाहते हैं, उसका क्या करता है, रजिस्ट्रेशन कराता है, एज वेल एज उसको प्रोटेक्शन करने के नियम भी देता है। ट्रेडमार्क्स आर, ट्रेडमार्क हैं क्या? ये सिंबल हो सकता है, वर्ड्स हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं, डिवाइस मार्क्स हो सकता है, ये सारे में से कुछ भी हो सकता है, यूज टू आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश द आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और बिजनेस इंटिटीज। ट्रेडमार्क का यूज बेसिकली आप करते हैं अपने आप को बाकी उस ग्रुप के सारे मेंबर से डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अलग बनाने के लिए। जैसा कि कल मैंने एग्जांपल दिया था कि इस पूरे यूट्यूब की वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो न जाने मिलियंस नंबर ऑफ क्या हैं यूट्यूबर हैं, लेकिन सबके अपने अपने यूट्यूब के हैंडल का एक क्या होता है, लोगो होता है। कोई लेटर लिखा हुआ होगा, कोई ऐसे नाम लिखा होगा, कोई सिंबल लिखा होगा। लाइक जैसे मेरा एक चैनल है तो उसका आपका एक सिंबल है। तो वो सिंबल बेसिकली क्या है, ट्रेडमार्क है, जो कि हमें बाकी इसी सेम प्रोफेशंस के लोगों से क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है, अलग बनाता है। तो एक ऐसी चीज़ जो कि सिंबॉलिक फॉर्म में हो, कोई वर्ड के फॉर्म में हो, कोई फ्रेजेस के फॉर्म में हो, कोई डिवाइस मार्क किया हुआ हो, जो कि हमें एक आइडेंटिटी देता हो, एक पहचान देती हो और बाकी लोगों से डिस्टिंग्विश करता हो जो कि सेम टाइप का वर्क कर रहे हैं,
उसको बेसिकली आप ट्रेडमार्क के नाम से जानते हैं। एग्जांपल्स ऑफ ट्रेडमार्क क्या-क्या है, इंक्लूड ब्रांड नेम, जैसे सपोज़ पूमा है, राइट? ये एक ब्रांड है। ऐसे नाइकी है, ये भी आपका क्या है, ब्रांड है। कैंपस है, ये भी एक ब्रांड है। तो ये सब सारे आपके क्या हैं, ट्रेडमार्क हैं। ट्रेड नेम्स, कोई ट्रेड का आपका नेम हो सकता है, और लीगल नेम्स हो सकते हैं, लोगोज हो सकते हैं, डोमेन्स नेम हो सकता है, लेबल मार्क्स हो सकते हैं, स्लोगन हो सकता है, इवन टिपिकल साउंड और कॉम्बिनेशन ऑफ कलर भी हो सकता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके एमसीक्यू में क्वेश्चंस बनते हैं कि ट्रेडमार्क इनमें से क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस ट्रेडमार्क एक्ट को बनाने के लिए, इस एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है क्या है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज टू प्रोटेक्ट सच ट्रेडमार्क्स अगेंस्ट मिसयूज, forgery, deceptions in the marketplace by giving their owners the exclusive right to their ownership and uses. बेसिकली इस ट्रेडमार्क एक्ट का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है, जो प्राइम गोल है, वो यही है कि उस राइट के लिए, मतलब उस प्रॉपर्टी के लिए प्रोटेक्शन दे, किसके खिलाफ में? उसका मिस यूज ना हो सके, उसके साथ में कोई फोर्जरी ना हो सके, उसका कोई मतलब कि वो मिस यूज नहीं किया जा सके। मार्केट के प्लेस में, बाजार में आपने जिस किसी का भी पेटेंट मतलब ट्रेडमार्क लिया हुआ है, उस ट्रेडमार्क के सिंबल का, साइन का, कलर का या लोगो का कोई दूसरा मिस यूज ना करे, उसके साथ में फॉर्जरी ना करे, उसका डिसेप्शन ना करे मार्केट में। ये चीज़ से प्रोटेक्शन देने का काम करता है कौन? दैट इज द ट्रेडमार्क एक्ट। किसको? उस ऑनर को जिसने उस चीज़ को ट्रेडमार्क लिया हुआ है। तो ट्रेडमार्क एक्ट जो होता है वो बेसिकली ऑनर जो हैं या जो क्रिएटर्स होते हैं उनके लिए एक देता है, प्रोटेक्शंस का वे देता है, या उनके सामान को बचाने के लिए मार्केट में कोई दूसरा पर्सन उनका मिसयूज ना करे। दूसरा है, द एक्ट ऑल्सो डिफाइन व्हाट कैन एंड कैन नॉट बी रजिस्टर्ड एज ए ट्रेडमार्क एंड सेट आउट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। साथ साथ में ये आपका ट्रेडमार्क जो ऑब्जेक्ट होता है, इस बात का डिसीजन लेता है और डिसाइड करता है कि कौन से ऑब्जेक्ट के लिए या कौन से मटेरियल के लिए आप ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और कौन से मटेरियल के लिए रजिस्ट्रेशन आप नहीं करा पाएंगे। ये डिसाइड करने का काम भी इसी लॉ के अकॉर्डिंग होता है। वंस अ ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड, अगर आपका ट्रेडमार्क कंपनी में या ऑफिस में आपका आपके सामान का मीन्स ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन अगर आपका हो गया है, तो उसके बाद क्या होगा? इट रिमेन्स वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ अ 10 ईयर। ये पूछा गया एग्जाम में, तो कितने साल के लिए वैलिड होता था? 10 ईयर के लिए वैलिड रहेगा अगर एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो। आफ्टर विच इट कैन बी रिन्यूड बाय फॉलोइंग सेपरेट रिन्यूअल प्रोसेस। 10 साल के बाद आपको एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा और तब जा करके आप उसका रिन्यूअल करा पाएंगे। सिमिलरली जैसे कि आप अपना एटीएम कार्ड कराते हैं, ड्राइवरी लाइसेंस कराते हैं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो रिन्यू कराते हैं आप, तो वैसे ही अगर आपको ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन आपने कराने के लिए एप्लीकेशन डाला हुआ था और आपके ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन अगर हो गया है, एक बार रजिस्ट्रेशन अगर आपका हो गया, तो बेसिकली आप 10 साल के लिए उस लोगों को भी यूज कर सकते हैं और 10 ईयर्स तक आपके उस प्रॉपर्टी का जो प्रोटेक्शंस होगा, ये एक्ट आपका करेगा, ये रूल आपका करेगा। कोई भी कुछ करता था आप उसको क्लेम कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेडमार्क एक्ट, व्हाट इज द concept of a trademark act and what they are the prime objective and what kind of a facilities they provide to the creators or the owner. सो इस तरीके से आपने देखा कि बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव हैं या फिर ट्रेडमार्क का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द कॉपीराइट एक्ट। A Copyright Act is a law which regulates the registrations and legal protections of a copyright in India. Similarly, just like a act, a copyright act is also a law, and it regulates the registrations and legal protections of a copyright in India. अगर कोई भी कैंडिडेट किसी चीज़ का कॉपीराइट कराया हुआ है तो उसके रजिस्ट्रेशन से लेकर के उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम जो होगा वो इस कॉपीराइट एक्ट का ही होगा। ओके। और कभी कभी आपसे ये भी पूछ दिया जाता है तो कॉपीराइट एक्ट जो है वो बेसिकली 1957 में क्या हुआ था, एग्जीक्यूट हुआ था, और तब से जाकर के क्या हुआ, ये काम करना शुरू किया है। कॉपीराइट आर डिफाइंड एंड अंडर द एक्ट as an exclusive right to the reproduce,
distribute and perform an original work of authorship, be it an original piece of a literature, music, song, script, drama, art, cinematography, film, audio, tune, etc. सो बेसिकली कॉपीराइट को डिफाइन किया जाता है कि एक ऐसा एक्ट है जो कि एक्सक्लूसिव राइट देता है इस चीज़ को बनाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, किसको, किसी एक ओरिजिनल काम को, मतलब जो कि काम आपका खुद का हो, पहले से कभी सोसाइटी में आपके इस पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट ना कर रहा हो, ऐसे सारे वर्क के लिए, उनके ऑथरशिप के लिए। और जैसे लाइक लिटरेचर है, म्यूजिक है, सॉन्ग है, स्क्रिप्ट है, ड्रामा है, आर्ट है, कुछ भी, कोई भी चीज़ जो कि आपकी खुद की हो और ओरिजिनल वर्क हो, उसके बनाने को लेकर के, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, उसके परफॉर्मेंस को लेकर के आपको ये एक्ट देता है, ये एक्ट आपको राइट देता है उस ऑनर को जिसने ये चीज़ किया हुआ है। तो कॉपीराइट बेसिकली आपके जो भी मटेरियल हैं उनको रजिस्ट्रेशन से लेकर के उनके प्रोटेक्शन तक के लिए क्या करता है, आपको राइट देता है कि आप इसको ऐसे, मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। ऑल दो registrations under category Copyright Act is not mandatory for the copyright protections। बताया जा रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मटेरियल का कॉपीराइट जो प्रोटेक्शन है वो मैंडेटरी नहीं है आपको उस कॉपीराइट देने के लिए, मतलब कि विदाउट रजिस्ट्रेशन के भी आपका कॉपीराइट हो सकता है, ऐसा भी प्रोविजन है, यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है। Validity of a copyright registration is concerned for literacy, dramatic, musical, artist work registrations last for the lifetime of the author plus 60 years after the death। एक बार अगर आपने किसी भी चीज़ का, चाहे कोई म्यूजिक का, कोई लिटरेचर का, कोई वर्क का, किसी का भी अगर आपने कॉपीराइट करा लिया है और कॉपीराइट के ऑफिस से वो रजिस्टर्ड हो चुका है, तो बेसिकली उस रजिस्ट्रेशन की जो वैलिडिटी होगी वो लाइफ टाइम होगी। लाइफ टाइम तक के लिए आप उसके लिए क्या होंगे, राइटर होंगे। और साथ साथ में 60 ईयर आफ्टर द डेथ, मरने के बाद भी 60 साल तक आपको उसके आपको उसका प्रोटेक्शन जो है वो मिलता रहेगा। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कब तक ये वैलिड रहेगा और कब तक ये आपका ये फैसिलिटी देता रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है इस कॉपीराइट एक्ट के? द मेन पर्पस ऑफ कॉपीराइट एक्ट इज टू प्रमोट क्रिएटिविटी एंड disseminations of knowledge by incentivizing creators to produce more new and original work and ensuring that their efforts are well protected and compensated for। सो बेसिकली कॉपीराइट एक्ट का मेन जो पर्पज है, जो मेन ऑब्जेक्टिव या गोल है वो क्या है? ऐसे क्रिएटिविटी को और ऐसे काम को प्रमोट करना जो कि बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा नए काम को, नए इंटेलेक्चुअल को, नए आइडियाज़ को क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, बना सकता है। और उनको उनके प्रोटेक्शंस को लेकर के और उनके क्रिएटिविटी को प्रमोट करने के लिए क्या करता है, ये कॉपीराइट एक्ट क्या करेगा, आपको आपको प्रमोट करता है। तो कॉपीराइट एक्ट का बेसिकली अगर देखा जाए तो दो मेन पर्पज़ है। नंबर पहला, क्रिएटिविटी को प्रमोट करना, दूसरा उस क्रिएटिविटी से बने हुए चीज़ को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, राइट। तो ये है इनका ऑब्जेक्टिव, दैट इज़ द कॉपीराइट एक्ट का। आप लोग सुन रहे हैं या डिस्कनेक्ट हो गए हैं? अच्छा, ओके। नेक्स्ट है आपका डिज़ाइन एक्ट। डिज़ाइन एक्ट को भी अगर देखा जाए तो एक तरीके से एक ऐसा एक्ट है जो कि बेसिकली आपको कोई चीज़ को डिज़ाइन करने के देता है। और इस एक्ट को बेसिकली 1888 में क्या किया गया था, एक्ट में लाया गया था। कभी कभी ईयर भी आपसे पूछ लेता है। The Industrial Design Act is a law that governs the registrations and protections of industrial design in the India। ये एक ऐसा लॉ है जो कि इंडस्ट्रियल रजिस्ट्रेशंस को लेकर के और उसके प्रोटेक्शंस को लेकर के इंडिया में क्या किया गया, लॉ बनाया गया। और इसका काम यही होता है कि जो भी इंडस्ट्रियल आपके डिज़ाइन हैं उनको उनका रजिस्ट्रेशंस करवाना, एज वेल एज उनको प्रोटेक्शन देने का क्या है, काम करता है। The Act defined an industrial design as a unique and specific feature of a shape, configuration, pattern, ornamentations, compositions of lines and color applied to any product in three-dimensional or two-dimensional form। बता रहा है कि ये एक्ट जो है वो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को कैसे डिफाइन करता है
कि कोई एक यूनिक स्पेसिफिक फीचर हो, मतलब अलग हो और बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड हो। फीचर्स हो किसका, शेप का, कॉन्फ़िगरेशन का, पैटर्न का, ऑर्नामेंटेशंस का, कंपोजिशंस का, या लाइन ऑफ अ कलर का, इन सब का एक यूनिक फीचर हो, एक यूनिक आइडेंटिटी हो। उस चीज़ को प्रमोट करने का क्या करता है, काम करता है आपका ये डिज़ाइन एक्ट, मीन्स दैट इज़ द एक्ट ऑफ डिज़ाइन। ऑब्जेक्टिव क्या है इनके, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? द एक्ट एम टू प्रमोट इनोवेशंस एंड क्रिएटिविटी इन इंडस्ट्रियल डिजाइन बाय प्रोवाइडिंग लीगल प्रोटेक्शन टू द ओनर ऑफ सच डिजाइन अगेंस्ट मिस यूज एंड फॉर्जरी। बता रहा है कि ये जो एक्ट है वो बेसिकली क्या करता है, प्रमोट करता है किसको, इनोवेशन को, मीन्स आइडियाज़ को, क्रिएटिविटी को, आपके सोच को इन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, इंडस्ट्रीज़ में जो भी डिज़ाइन आ रहे हैं उनके कलर को लेकर के, उनके शेप को लेकर के, उनके कॉम्बिनेशंस को लेकर के, उनके डिज़ाइन को लेकर के, उनके सजावट को लेकर के, ये जितनी भी क्रिएटिविटीज़ और आइडियाज़ आपके मन में आते हैं उन सभी आइडियाज़ को और उन सभी क्रिएटिविटी को प्रमोट करना, एज वेल एज उनको लीगल प्रोटेक्शन देना उस ऑनर को जिसने ये क्रिएट किया हुआ है। यही मेन इनका क्या है, काम है। प्रोटेक्शन किससे देना, प्रोटेक्शंस देना बेसिकली किससे, मिसयूज से और फॉर्जरी होने से, मतलब कि उसको कोई गलत इस्तेमाल ना करे, उनके साथ में कोई धोखाधड़ी ना हो, इस चीज़ से बचाने का काम कौन करेगा, दैट इज़ द ये वाला इंडस्ट्रियल राइट का जो है आपका ऑब्जेक्टिव एक्ट करेगा। द पर्पज इज टू अल्टीमेटली incentivize designers and manufacturers to invest time, money, resources into developing new design at the end of the day। मतलब बता रहा है कि इस एक्ट का जो दूसरा मेन पर्पज है वो ये है कि उस मैन्युफैक्चरर्स को या जो उस चीज़ को डेवलप कर रहा है उसको इंसेंटिव दिया जाएगा, मीन्स उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट की जाएगी या उसको प्रमोशंस किया जाएगा उस डिज़ाइनर के या मैन्युफैक्चरर को, ताकि वो अच्छे से टाइम को इन्वेस्ट कर सके, अच्छे से पैसे को इन्वेस्ट कर सके, अच्छे को रिसोर्सेज से यूटिलाइज कर सके, और ऐसा करके अल्टीमेटली वो एक नया डिज़ाइन बनाए और एक नया कलर दे और एक नया शेप दे अपने इंडस्ट्री के डिज़ाइन को एट द एंड ऑफ द डे। तो मेन पर्पज़ क्या हो गया कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं या अच्छा काम कराने के लिए, ज़्यादा फोकस्ड होकर के काम कराने के लिए या ज़्यादा टाइम तक के लिए काम कराने के लिए उनको कुछ इंसेंटिव के फॉर्म में पैसे दिए जाते हैं, और ये जो पैसा होगा वो बेसिकली उनको इस बात के लिए दिया जाएगा कि अब वो थोड़ा सा एक्साइटेड होकर के और अच्छे से कंसंट्रेट होकर के काम करें, जिससे कि नई नई चीज़ क्या हो, डेवलप हो, और नया चीज़ मार्केट में या इंडस्ट्री में आ पाए, ताकि जो मार्केटिंग है वो अच्छे तरीके से क्या हो सके, बूम हो सके। तो इनका जो मेन जो पर्पज है वो कुछ इसी तरीके से कि क्या करके अ, जो ओनर है या जो डिज़ाइनर है उनको कैसे प्रमोट किया जाए और उनको कैसे इस बात से मोटिवेट किया जाए कि आपको और कुछ नए आइडियाज़ बनाने चाहिए या फिर आपको नया कुछ और इन्वेंशन इसमें करना चाहिए। तो बेसिकली ये डिज़ाइनर वाले का ये मेन पर्पज़ होता है। दो पर्पज़ आपने देख लिया कि यहाँ पे किस तरीके से ये डिज़ाइनर जो एक्ट होगा वो काम करेगा। अगला जो पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, वंस रजिस्टर्ड, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। वंस रजिस्टर्ड, द ओनर ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन वुड हैव द एक्सक्लूसिव राइट to use the design and prevent others from using it without permission for as long as 10 years from the date of registration। मान लीजिए कि आपने कोई एक डिज़ाइन बनाई, सपोज जैसे मान लीजिए कुछ इस तरीके का आपने एक डिज़ाइन बना दिया ऐसा फॉर एग्जांपल, और आप इस डिज़ाइन को लेकर के क्या कर रहे हैं, जा कर के डिज़ाइन वाली जो ऑफिस है वहाँ पे जा कर के आपने क्या किया, रजिस्टर करा दिया कि भैया ये वाला डिज़ाइन मेरा यूनिक है। अब उसका काम क्या होगा कि अगर एक बार उस डिज़ाइन के रजिस्ट्री ऑफिस में आपका वो मटेरियल रजिस्टर्ड हो गया, तो अब उस ऑनर को क्या किया जाएगा, बहुत अच्छा राइट दिया जाता है, मतलब एक्सक्लूसिव राइट दिया जाता है उसको यूज करने का। हेलो, आवाज नहीं जा रही? अच्छा, मैं तो बोल रहा हूँ कंटिन्यू। ओके, तो ये जो पॉइंट है आपको ये वो ये बताता है कि बेसिकली एक बार अगर आपका कोई भी जो मतलब कि प्रॉपर्टी है वो आपकी एक तरीके से रजिस्टर्ड अगर जब हो चुकी है, तो उसके बाद आपका क्या मतलब, अगर जो भी आपका डिज़ाइन है रजिस्टर्ड अगर आपका हो गया तो उसके ऑनर को बहुत अच्छा एक्सक्लूसिव राइट दिया जाता है
और उस राइट को दिया जाता है। अरे, हेलो, हेलो। तो ये अमित कैसे बोल रहा है बार बार की आवाज नहीं आ रही है? प्रिंस, आपको सुनाई दे रहा है? हेलो। आवाज नहीं आ रही है? मैं तो कंटिन्यू बोल रहा हूँ और बाकी लोग ये बोल भी रहे हैं। प्रिंस, तुमको आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ, मतलब तुम लोगों की आवाज, मतलब अमित, तुम्हारी आवाज मुझे सुनाई दे रही है और मेरी भी आवाज उधर जा रही है, बट तुम्हारे पास शायद नहीं आ पा रहा है। ये पता नहीं प्रिंस को सुनाई नहीं दे रहा है या क्या है, वो तो बोल ही नहीं रहा। अमित, आवाज सुनाई दे रहा है अब? अच्छा, ओके, तो नेटवर्क का इशू रहा होगा उधर की तरफ। आ, कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा, कहाँ से नहीं सुन पाए बताओ तो हम रिपीट कर देंगे। ओके। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एक बार अगर आपका कोई जो ट्रेडमार्क है, या सॉरी, जो डिज़ाइन इंडस्ट्री वाला अगर वो रजिस्टर्ड हो जाता है, तो एज अ ऑनर आपको बहुत अच्छा एक्सक्लूसिव जो है वहाँ पे आपको राइट मिलते हैं यूज करने के लिए उस डिज़ाइन को, और प्रिवेंट करने के लिए फ्रॉम अदर्स यूजिंग विदाउट योर परमिशन। आपके परमिशंस के बगैर उसको और दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता है, ऐसा आपको राइट दिया जाता है। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। अगर आपने एक कोई डिज़ाइन को एक बार रजिस्टर्ड करा दिया है और आपको जो राइट दे दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप 10 साल तक आप उसको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, और दूसरा कोई आपके बगैर परमिशंस के यूज उसको नहीं कर पाएगा। अगर करता है तो आपसे उसकी पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कि हाँ, हम आपके इस लोगो का या इस डिज़ाइन का अपने किसी पर्पज़ के लिए यूज करना चाहते हैं, तो आप उसको हमें एक्सेस करने की परमिशन दें। जब तक आप परमिशन नहीं देंगे तब तक वो ऐसा नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है पेटेंट एक्ट। पेटेंट एक्ट क्या है? बेसिकली द पेटेंट एक्ट इज अ लॉ दैट गवर्न द रजिस्ट्रेशंस एंड प्रोटेक्शंस ऑफ पेटेंट्स इन इंडिया। ये एक ऐसा लॉ है जो कि बेसिकली इस चीज़ को गवर्न करता है, किसको? रजिस्ट्रेशंस को और प्रोटेक्शंस को, मतलब उसके प्रोटेक्शंस को लेकर के इंडिया में। राइट, तो बेसिकली ये एक ऐसा एक्ट है जो कि रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन देने का काम करता है पेटेंट को। अ पेटेंट इज अ लीगल राइट ग्रांटेड टू द इन्वेंटर ऑफ अ न्यू यूजफुल नॉन ऑबियस प्रोडक्ट और प्रोसेसेस रिगार्डिंग द एक्सक्लूसिव परमिशन टू मेक यूज एंड सेल द इन्वेंशन ऑफ अ सर्टेन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ अ टाइम। पेटेंट के लिए आपको बताया जा रहा है कि एक लीगल राइट ग्रांट करता है किसको? इन्वेंटर को, मतलब कि जो आपके खोज करता है, जिन्होंने कोई एक नई, मतलब न्यू यूजफुल एंड नॉन ऑबियस, मतलब कॉमन सा चीज़ जो नहीं है, उसको, उस प्रोडक्ट को या प्रोसेस को, उसको क्या किया उसने बनाया हुआ है, और उसको परमिशन दिया जाता है कि वो उसको अच्छे तरीके से यूज करे, सेल करे और इन्वेंशंस को मतलब बताए फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम के लिए। तो पेटेंट कराने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी चीज़ आपने उसको जो कि यूज़फुल है, नया है एंड नॉन ओबियस है, तो उन सारे प्रोडक्ट को या प्रोसेस को आप अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम के लिए, और उसको सेल कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, उनके बारे में जो चीज़ें उनको सबको बता सकते हैं। तो ये राइट आपको मिलता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। नहीं, ऐसा नहीं होगा।
ऐसा इसलिए नहीं होगा कि सपोज जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं आपको टास्क दूँ कि आप लोगों को 5 लोग यहाँ पे जुड़े हैं, तो सब लोगों को म्यूटेशंस के बारे में लिखना है। क्या आपको लगता है कि इस म्यूटेशंस के बारे में लिखी गई पाँचों कैंडिडेट के द्वारा जो कॉपियाँ होंगी, अगर मैं उनको चेक करूँगा, उनको रीड करूँगा, तो आपको सेम टू सेम सेंटेंस मिलेगा? नॉट पॉसिबल। मीन सबका वही आएगा, बट सेंटेंस और स्टेटमेंट्स और लिखने के जो तरीके होंगे वो सबके अलग होंगे, बिकॉज ईच एंड एवरी हैव देयर ओन आइडियाज एंड देयर ओन थॉट प्रोसेस। तो अगर आप कोई डिज़ाइन बनाते हैं, मान लिया कि आपका लेटर हो सकता है, आपका भी एम है, मेरा भी एम है, उनका भी एस है, उनका भी एस है, लेकिन इनका कलर, इनका शेप, इनका डिज़ाइन, इनका ये जो ऐसे वो कॉम्बिनेशंस होगा, ये सारी चीज़ें आपकी कहीं न कहीं डिफ़र करेगी। किसी दो आदमी का एग्जैक्टली एक जैसा कोई भी चीज़ अगर होगा, तो उसको डिनाई भी करेगा कि नहीं, ये ऑलरेडी ऐसा जा चुका है, आप इसमें चेंजेस लाइए। जैसे आप जब कहीं पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, या सपोज कीजिए कि आप मेल आईडी क्रिएट कर रहे होते हैं, तो मेल आईडी के लिए आपसे एक सजेस्टेबल मेल आईडी मांगता है। जब आप वहाँ पे डालते हैं, तो अगर उसी नेम से वैसा ही अगर पहले से ही कोई और आईडी बनाया चुका रहता है, तो आप करके आपको एक पॉपअप का मैसेज आता है कि इस वाले नेम से मेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, ये पॉसिबल नहीं है, आप कुछ दूसरा ट्राई कीजिए। सजेशन से नीचे देने लगता है कि आप इस तरीके के नाम से अपनी आईडी बना सकते हैं। कभी फेस किया है ऐसा? हाँ जी। तो ये वही सिस्टम है। अगर आपका सपोज कीजिए कि आप यहाँ इंडिया में हैं, और इंडिया की ही एक कॉर्नर से लाइक एज द साउथ से सपोज की मदन, क्या नाम है उसका, मदन ही ना, जो क्लास अटेंड करता है, हाँ शायद वही नाम है। मान लीजिए कि वो भी अब कुछ डिज़ाइन करता है, आप दोनों लोगों के डिज़ाइन में कुछ परसेंट में सिमिलरिटीज़ है, एग्जैक्टली कॉपी सेम नहीं हो सकती है। अगर होगा, तो जो भी आपकी ट्रेड रजिस्ट्री होगी, वो जा कर के आप लोगों को, मतलब अगर सपोज आपने पहले कराया था, आपका तो हो चुका है, दूसरा कोई कराने आएगा, तो आपको उसको बताया जाएगा कि हाँ, ये कलर कॉम्बिनेशन, ये शेप, ये डिज़ाइन, ये तरीका पहले ही मैंने किसी को अलॉट कर रखा है, कोई बना चुका है, आप इसमें कुछ चेंज लेकर के आइए। ठीक है, ऐसा होता है। हाँ। ओके, सो ऑब्जेक्टिव क्या है इस पेटेंट वाले एक्ट का, और इसका मेन पर्पस क्या होगा, काम क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। द पर्पस ऑफ पेटेंट एक्ट इज टू प्रमोट इनोवेशंस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन इंडिया। इस पेटेंट वाले एक्ट का जो मेन आपका क्या है, काम है, जो पर्पज है, वो यही है कि इसको प्रमोट करना, किसको, इनोवेशन को, मतलब आइडियाज जो होंगे आपके, उसको क्या करना, प्रमोट करना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को प्रमोट करना इंडिया में, बाय प्रोवाइडिंग द ऑनर्स ऑफ अ न्यूली इन्वेंटेड प्रोडक्ट एंड द प्रोसेसेस अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्टिंग देयर इन्वेंशंस अगेंस्ट मिसयूज एंड फॉर्जरी। जो भी कोई नई चीज किसी भी ऑनर के द्वारा डेवलप की गई है, बनाई गई है, खोजी गई है, इन्वेंट की गई है, उसको एक लीगल आपका प्रोटेक्शन देना, उसके किसके खिलाफ में, उसके मिसयूज के खिलाफ में, उसके साथ में फोर्जरी होने के खिलाफ में, उसको एक प्रोटेक्ट करने का फ्रेमवर्क देना, एज वेल एज उनके आइडियाज़ को, उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को प्रमोट करने का भी क्या करेगा, काम करेगा आपका पेटेंट एक्ट वाला जो ऑफिस होगा, या पेटेंटिंग जो एक्ट होगा। वंस ग्रांटेड मतलब एक बार अगर आपका पेटेंट हो चुका है, पेटेंट प्रोवाइड द ऑनर विद एक्सक्लूसिव राइट टू यूज मैन्युफैक्चर्स एंड सेल द इन्वेंशन फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर एक बार किसी चीज़ का पेटेंट अगर आपका हो गया है, और आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, ग्रांटेड हो गई है, तो उस टाइम पे पेटेंट प्रोवाइड द ऑनर, जो ऑनर होगा उसको एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड करता है, किसके लिए, यूज करने के लिए, उसको बनाने के लिए, उसको सेल करने के लिए। और उसके बाद साथ साथ में आपको 20 ईयर्स का क्या करता है, ये पीरियड देता है कि 20 ईयर्स तक आप अपना ये काम कर सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ फिलिंग, एंड प्रोवाइडेड दैट द एनुअल रिन्यूअल ऑफ अ फी इज पेड एवरी ईयर। और ये 20 साल तक का जो आपको ये राइट मिल रहा है, उसमें हर साल एनुअली आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फ़ी डिपॉज़िट करना पड़ेगा अपने राइट को रिन्यूअल कराने के लिए। तो ये स्टेटमेंट आप अच्छे से ध्यान दीजिए। तो 60 साल, 10 साल, 20 साल, ये कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे दिया गया, और इनसे सवाल आपके बनते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे पर्पज़ ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। आपके इंडिया में जो लॉ बने हुए हैं, उनका पर्पज़ क्या है, क्यों ये बनाया गया?
The purpose of intellectual property (IP) law is to protect the right of creators and inventors by providing legal framework for the ownership, use and commercializations of their intellectual creations. बता रहा है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए जो लॉ है वो इसलिए बनाया गया, उनका मेन पर्पस क्या है, वो प्रोटेक्ट करता है राइट को, किसकी, क्रिएटर्स को या इन्वेंशन को। जो भी कोई नई चीज़ बना रहा है या नई चीज़ जो डिस्कवर कर रही है, खोज कर रहा है, उसके राइट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और उन्हें एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ऑनरशिप का, जिसकी वजह से वो उसको अच्छे तरीके से यूज कर सकें, उसको कॉमर्शियलाइज कर सकें अपने उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के को लेकर के। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ आपके इंडिया में क्या बताता है कि अगर आपने कोई चीज़ का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है लीगल तरीके से, लाइक है, चाहे आपका कोई आइडिया हो सकता है या फिर आपका कोई मटेरियल हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, अगर आपने उसको कराया तो उसके उस लॉ के अकॉर्डिंग आपको राइट मिलता है, या वो लॉ आपको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। और इसके साथ साथ में आपको एक फ्रेमवर्क देती है जिसमें कि आप अपना ऑनरशिप दिखा सकते हैं, अपना यूज कर सकते हैं, अपना कॉमर्शलाइज कर सकते हैं, मतलब अपने प्रोडक्ट को आप बहुत लार्ज स्केल पे बेच सकते हैं, ये सब सारा काम आप कर सकते हैं। In India, the intellectual property law offers various benefits to the different stakeholders such as inventors, creators, investors, businesses, consumers एंड सोसाइटी एंड इकोनॉमी। इतने सारे आपके पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं कि इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ ऑफर करती है वेरियस बेनिफिट को डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को लेकर के, जैसे जो भी इन्वेंटर्स हैं, खोज करता हैं, क्रिएटर्स हैं, बनाने वाले हैं, इन्वेंटर्स हैं जो कि कोई डिस्कवरी कर रहे हैं, बिजनेसमैन है, कंज्यूमर्स हैं, सोसाइटी एंड इकोनॉमिक्स हैं, इन सभी लोगों को बेनिफिट देता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। सो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि बेसिकली जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है इंडिया में आपके क्या हैं, क्या क्या उनके लॉ हैं, कॉपीराइट के लिए, डिज़ाइन के लिए, फिर या फिर पेटेंट के लिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई। अगली जो क्लास होगी उसमें हम लोग डील करेंगे बेसिकली जीके वाले पोर्शन को थोड़ा सा, क्योंकि ये 15 नंबर का जो आपका क्वेश्चन था ये पूरा खत्म हो गया। ये चल क्यों नहीं रहा? वो अलग अलग चीज के लिए अलग अलग है, 60 साल के लिए भी है, 20 ईयर्स के लिए भी है, 10 साल के लिए भी है। हाँ, मरने के बाद भी 60 साल उसको मिलेगा। हाँ, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग है, ऐसा नहीं कि एक जैसा सबके लिए कॉमन रूल है, सबके लिए अलग अलग। ये आपका सवाल सही है कि सबके लिए अलग अलग है, हाँ, तो उसके लिए अलग अलग है। ओके, मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि अगली जो हम लोग क्लास करेंगे, और उस क्लास में बेसिकली आपको, आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि अभी जो आपने पढ़ा है इसमें 15 नंबर क्वेश्चन था जो कि खत्म हो गया, 30 नंबर का आप लोग जीएस पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद आपका आता है यहाँ पे 3 पोर्शन बचता है, दैट इज़ द एक आपका बच जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा किसी अलग पेज से बता देता हूँ क्लियरली करके। ओके, जनरल साइंस मीन्स जीएस जो कि 30 मार्क्स का था, ये हम लोग फिनिश कर चुके हैं, जिसमें आपको बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो आपको देना बाकी है। इसके बाद आपका था आईपीआर, और इसके बाद डब्ल्यू आई पी ओ, ये आपका 15 नंबर का था, ये भी अभी फिनिश हो गई है। अब आपका बचता है जीके एंड करंट अफेयर सीए, जो कि आपका 30 नंबर का है। और इसके बाद आपका बचता है रीजनिंग। रीजनिंग वाला पोर्शन भी आपका क्या है, 30 नंबर का है। और इसके बाद जनरल एप्टीट्यूड मीन्स जीए बचता है, जो कि आपका 30 नंबर का है। ठीक है, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि जीके वाला पोर्शन आप लोग करेंगे या मैं कल से पढ़ कराना शुरू करूँ उसको। रीजनिंग और मैथ। ओके, तो कल से हम लोग रीजनिंग स्टार्ट करेंगे, और इसको जल्दी से फिनिश करने के बाद फिर हम लोग मेंस वाले टॉपिक पे भी आएंगे, ताकि कुछ उसमें से भी जो चीज़ें अगर आपकी आएंगी तो ख़त्म हो जाए। और अभी बायोलॉजी वाला, यहाँ से आपको बायोलॉजी का भी हम लेक्चर लेंगे, और बायोलॉजी के लिए आपको कंटेंट भी अभी आपको देना बाकी है, तो ये लेक्चर लेकर के आपको फिनिश करेंगे, ठीक है। तो कल से रीडिंग शुरू करें हम लोग, ठीक है। हेलो।
हाँ। प्रिंस, आज तुम्हारा कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, क्या हो गया? नहीं, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, हमारी आवाज आ रही है कि नहीं जा रही है? अच्छा, हो सकता है शायद कुछ उधर नेट। नहीं नहीं, आवाज आ नहीं रही थी प्रिंस। अच्छा, तभी मुझे लगा कि क्या हो गया, आवाज आ नहीं रही थी। अच्छा, एनीवे, अभी अभी हम जो बोल रहे हैं प्रिंस, ये सुनाई दे रहा है? ओके। अच्छा, ओके, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जीएस का पोर्शन हम लोग खत्म कर चुके हैं, जिसमें कि आपका अभी बायोलॉजी वाला पोर्शन बाकी है, जिसको कि मैं आपको नोट्स दूंगा और उसको एक दिन क्लास लगेगी। आईपीआर का सेक्शन हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब आप लोग के पास 3 सेक्शन बाकी है, जीके और करंट अफेयर का, रीजनिंग में और इसके बाद जनरल एप्टीट्यूड में। तो रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं आप लोग, और जनरल एप्टीट्यूड, राइट? जीके का पोर्शन आप लोग खुद से करते रहिएगा। वैसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसकी भी क्लास अभी लेंगे, ऐसा नहीं है, बट मैं चाह रहा हूँ कि पहले रीजनिंग का और जीए का हो जाए, जिसमें कि मैथमेटिकल वाला पोर्शन है। जीके में तो देखिए यही है कि जितना आप चीज़ों को इकट्ठा करके उसको याद कर सकें, ठीक है ना? उसमें ऐसा कुछ लॉजिकल चीज़ें नहीं है। जैसा लाइक है, सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी करंटली इंडिया में कितने स्टेट्स और कितने यूनियन यूनियन टेरिटरीज हैं, तो ये इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ, 20 आपके स्टेट्स हैं और 8 जो है आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं। अब आपसे पूछ दिया जाए कि हाँ, कि कौन किसी स्टेट का कोई कैपिटल क्या है, तो ये कैपिटल आपको याद करना पड़ेगा। उसमें आपको कोई लॉजिक नहीं लगा पाएंगे आप, है ना? तो ये, हाँ, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पढ़नी पड़ेगी। और अगर आप कहेंगे तो मैं इसको पढ़ा भी दूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि रीजनिंग और जीए पढ़ाया जाए, ताकि वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है ना? हाँ, उसमें टाइम लगेगा, और उसमें चीज़ों को समझना होगा, मतलब उसमें कुछ रूल्स होंगे, कुछ नियम कायदे होंगे, तब जाके आप समझ पाएंगे। भाई, मैं यही बोल रहा था कि 10th स्टैंडर्ड तक का ही आपको जीएस में आएगा, तो बच्चों को ये लगा कि हाँ, बेसिक चीजें पढ़ा रहे हैं, तो बेसिक ही जीएस में आती है। ऑब्वियसली। देखिए, सुनो सुनो, वो तो जीएस जीएस का मतलब ही है कि जनरल साइंस है, वो चाहे क्लास 6 का भी हो सकता है, क्लास 10th का भी हो सकता है। 1 लाइनर ही क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे, मतलब जितने भी आपके एमसीक्यूज आएंगे ना, 1 लाइनर ही होंगे। हम्म। नहीं, बट आपका ये जो जीए वाला क्वेश्चन आएगा ना, उसमें 30 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, वो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स होगा। जीए वाले में, जनरल एप्टीट्यूड में। जनरल साइंस में, जैसे जनरल साइंस में क्या होगा कि अगर फिजिक्स से आया होगा तो फिर न्यूमेरिकल मिलेगा, अदरवाइज तो न्यूमेरिकल मिलेगा नहीं।